हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में रोटेशनल मोशन का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या रिलेशन होता है। अब रिलेशन अगर पढ़ना है तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण क्या होता है। तो पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन जानते हैं, इसके फार्मूले जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले भी लगाइए, बात करेंगे हम लोग रेखीय त्वरण। तो जो अभी तक हम लोग त्वरण पढ़ते चले आए हैं, इतना अभी तक जो हम लोगों ने एक सरल रेखा वाला जो गति होती है उसमें जो त्वरण कार्य करता है उसको हम लोग रेखीय त्वरण कहते हैं। और रेखीय त्वरण का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु का वेग बदल रहा हो तो उस पर त्वरण उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ पर जो रेखीय त्वरण की डिफिनेशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि रेखीय वेग परिवर्तन की दर को, यानी समय के साथ जो रेखीय वेग में परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग रेखीय त्वरण कहेंगे। तो इसकी डिफिनेशन आप इस प्रकार से लिखो, रेखीय वेग, बहुत सिंपल तरीके भाषा आप लिख सकते हैं, रेखीय वेग परिवर्तन, रेखीय वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन के हिसाब से फार्मूला क्या लिखेंगे, A इक्वल टू dv अपॉन dt। यानी अगर dt समय में इसका वेग परिवर्तन dv हो तो उसका जो रेखीय त्वरण जो होता है वो होता है A बराबर dv अपॉन dt, लिख सकते हैं। लेकिन जब कोई कण घूर्णन गति कर रहा हो, मतलब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो, तब वेग परिवर्तन दो तरीके से पॉसिबल है। वेग परिवर्तन अगर है तो त्वरण उत्पन्न होगा, ये तो कंफर्म है। अगर वेग परिवर्तन नहीं है, एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण 0 होगा। लेकिन अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर चल रहा है, ऐसे जो कोई बॉडी है वो रोटेशनल मोशन कर रही, गुणन गति, और गुणन गति की विशेषता होती है कि उस ऐसी गति जिसमें किसी भी वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस बॉडी की गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं कोई कण है उस बॉडी का, वो इस सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है जिसकी त्रिज्या है r, यानी ये इसका ये जो पॉइंट है वो, ये इसका घूर्णन अक्ष हो गया और ये कण हो गया जो v वेग से चक्कर लगा रहा है। अब जरा ये आप सोच करके बताओ कि जब कण सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो क्या वेग परिवर्तन होगा? ये बताओ। वेग परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और वेग सदिश राशि होने के कारण या तो वेग की दिशा बदले या परिमाण बदले या दोनों बदले तो वेग परिवर्तन होगा। सर्कुलर मोशन में अगर एक समान वेग से भी चक्कर लगा रहा होगा, एक समान चाल से चक्कर लगा रहा होगा, यानी उसका जो परिमाण है चाल का वो चेंज ना हो, तो उसकी दिशा तो लगातार चेंज होनी ही है। कण यहाँ अगर है तो डायरेक्शन इस तरफ है वेग की, जब कण यहाँ होगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, जब कण यहाँ होगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, जब कण यहाँ होगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। यानी ये सब वेग की डायरेक्शन अलग अलग होगी हर पोजीशन पर। यहाँ पर कण होगा तो वेग की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ कण होगा तो वेग की डायरेक्शन ऐसी होगी। मतलब कण की डायरेक्शन तो हर समय चेंज होनी ही है अगर कोई कण सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो इसका मतलब है दिशा चेंज होने से वेग परिवर्तन होगा। और साथ में अगर उसका परिमाण भी चेंज हो रहा हो तो एक परिमाण चेंज होने से भी वेग परिवर्तन होगा। तो तो इसका दो तरीके से वेग परिवर्तन पॉसिबल है। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग कह रहे हैं रेखीय त्वरण, तो वेग परिवर्तन दो तरीके से पॉसिबल है। इसका मतलब रेखीय त्वरण भी दो प्रकार का हो सकता है। रेखीय त्वरण जो है, रेखीय त्वरण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला प्रकार है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण इसका सूत्र हम लोग लिख चुके हैं और इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में।
अगर आपको उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में आप अभिकेंद्र त्वरण का टॉपिक देखिए। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी डिपेंड करते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल चुके हम लोग v²/r या r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जहां पर कोणीय वेग ये फॉर्मूला होता है। और ये जो त्वरण होता है ये वेग की दिशा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। मतलब अगर दिशा, अब ये तो सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है कोई काम तो इसका दिशा परिवर्तन तो होगा ही, और दिशा परिवर्तन होगा तो इसका मतलब है कि वेग परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तन तो त्वरण होगा, और उस त्वरण को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तो हमेशा ही रहेगा सर्कुलर मोशन में। दूसरा जो त्वरण होता है वो होता है स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण या इसको कहते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग लिखते हैं AT से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पर्श रेखीय त्वरण। ये कब उत्पन्न होता है? जब उस वेग का परिमाण भी चेंज हो रहा हो, यानी उसकी जो स्पीड है सर्कुलर मोशन करने की वो कम ज्यादा हो रही हो, पहले धीमे धीमे और तेज लगातार बढ़ रही हो, उसका अलावा उसका वेग का परिमाण चेंज हो रहा है। इसका मतलब है उस समय जो त्वरण उत्पन्न होगा, परिमाण चेंज होने से त्वरण उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। और उसका फॉर्मूला लिखते हैं d और मॉड यहाँ dv/dt, यानी वेग का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उसके चेंज होने से त्वरण उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। अब जरा इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके केंद्र की तरफ होती है, कण जहां कहीं भी हो, लेकिन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उसको हम लोग, उसकी डायरेक्शन हमेशा केंद्र की तरफ होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमेशा उसके केंद्र की तरफ, जहां उसका केंद्र है उस पथ का, उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसका अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा किस तरफ होती है, दिशा जो होती है इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, केंद्र की, इसकी दिशा केंद्र की तरफ हमेशा। और स्पर्श रेखीय त्वरण ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है? वेग, ये उत्पन्न किसके कारण हुआ है? वेग के परिमाण के परिवर्तन से उत्पन्न होता है। ये वेग के परिमाण के परिवर्तन उत्पन्न होता है, ये दिशा के परिवर्तन से उत्पन्न होता है। दोनों में ये डिफरेंस है और दोनों के फार्मूले अलग अलग हैं। अब अभिकेंद्र त्वरण डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? केंद्र की तरफ, हमेशा, कण चाहे जहां हो। और वेग परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श रेखीय त्वरण। और स्पर्श रेखीय त्वरण की जो डायरेक्शन होती है वो जिस दिशा में वेग होगा उस पॉइंट पर, उसके अनुदिश होगा। अनुदिश का मतलब या तो वेग की दिशा में या तो उसके विपरीत दिशा में। वो डिपेंड करता है कि वेग घट रहा है, वेग का परिमाण घट रहा है कि वेग का परिमाण बढ़ रहा है। अगर वेग की, मान लो सपोज किसी पॉइंट पर वेग की डायरेक्शन इस तरफ है, स्पर्श रेखीय त्वरण की बात हो रही है, अभिकेंद्र त्वरण डायरेक्शन तो बिल्कुल फिक्स है, केंद्र की तरफ भी होगी। स्पर्श रेखीय त्वरण डायरेक्शन देखो, स्पर्श रेखीय त्वरण डायरेक्शन अगर वेग इस डायरेक्शन में है और उसका वेग का जो परिमाण है वो बढ़ रहा है, तो जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम लोग स्पर्श रेखीय त्वरण कह रहे हैं, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। मतलब जिस दिशा में वेग है, हमारा वेग बढ़ रहा है तो वेग की दिशा में, और अगर वेग घट रहा होता, मतलब चल रही है वो इस डायरेक्शन में, वेग की दिशा ऐसी है लेकिन वेग इसका घट रहा होगा, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल वाला, उसकी डायरेक्शन उसके वेग के अपोजिट होगी।
ये ध्यान रखना है स्पर्श रेखीय त्वरण की जो डायरेक्शन होती है या तो वेग के दिशा में या तो वेग की विपरीत दिशा में, वो डिपेंड करता है कि वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर वेग बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा स्पर्श रेखीय त्वरण की जो दिशा होगी वो वेग की दिशा में होगी, और या तो वेग घट रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन वेग की विपरीत दिशा में होगी। जैसे अगर कण यहाँ पर उसके वेग की दिशा में है, वेग अगर बढ़ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसकी जो त्वरण की डायरेक्शन भी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर घट रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन उसके वेग के अपोजिट होगी, यानी कह सकते हैं वेग के समांतर होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और केंद्र त्वरण की डायरेक्शन हमेशा केंद्र की तरफ होती है। ये बात समझ में आ गई? तो इसको जरा इस फार्मूले को और इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है अब केंद्र त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण की। समझ में आ रहा है? अब जरा हम जो रिलेशन निकालेंगे कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध है, तो अब बात आती है रेखीय त्वरण तो दो प्रकार के हो गया, विकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण। तो किसके बीच रिलेशन हम चाहेंगे? कोणीय त्वरण तो चलो अल्फा हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन अल्फा होता है। अब हम ये एसी लेंगे कि एटी लेंगे? तो जब भी हम रिलेशन निकालते हैं रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में, तो हमेशा क्या होता है उसकी जगह एटी होता है। स्पर्श रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच रिलेशन होता है, जो हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे इसका मान निकल करके आता है AT = R अल्फा। अल्फा जहां पर है कोणीय त्वरण, इसकी डिफिनेशन हम लोग जानेंगे, और R है उसके त्रिज्या कितनी है उस कण की। तो ये अंतर है स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण में, ठीक है? इसको जरा नोट कर लो। और त्वरण है तो इसका मात्रक हम लोग मीटर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए। और एक चीज ये बताइए कि इसमें कौन सा त्वरण उत्पन्न ही होगा, एटी उत्पन्न होगा कि एसी उत्पन्न होगा? अगर कोई सर्कुलर मोशन अगर हो रहा हो तो एसी तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि दिशा परिवर्तन तो होना ही है। इसका मतलब एसी भी उत्पन्न होगा ही, इसको तो कोई रोक नहीं पाएगा अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो। जो एटी है स्पर्श रेखीय त्वरण है, ये जरूरी नहीं उत्पन्न हो, ये शून्य भी हो सकता है। कब शून्य होगा? जब ये कण का परिमाण न चेंज हो रहा हो, कण के वेग का परिमाण न चेंज हो रहा हो, मतलब जो कण घूम रहा है वो एक नियत चाल से चक्कर लगा रहा हो, ना उसका चाल बढ़ रही हो ना घट रही हो, उस समय स्थिति होगी स्पर्श रेखीय त्वरण वो जीरो आएगा। जब परिमाण चेंज नहीं हो रहा है तो परिमाण चेंज होने का त्वरण उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब है कि उस समय स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होगा? जीरो। तो सर्कुलर मोशन में अभिकेंद्र त्वरण तो होता ही हमेशा है, स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं। स्पर्श रेखीय त्वरण एटी, लेकिन एसी ये जरूर उत्पन्न हो, ठीक है? नोट कर लीजिए। उसके बाद अब जरा बात करेंगे हम लोग रेखीय त्वरण के बाद कोणीय त्वरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो कोणीय त्वरण का मतलब क्या है? जैसे रेखीय वेग परिवर्तन हो रहा था उसी प्रकार से कोणीय वेग परिवर्तन हुआ। कोणीय वेग को समझ रहे हैं ना? कोणीय वेग का मतलब क्या होता है? कोई कण जब वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा हो तो रेखीय वेग तो होता है, यहां पर दिखाते हैं हम लोग स्पर्श रेखीय दिशा में उस बिंदु पर, और जो कोणीय वेग होता है वो होता है अगर कण यहां से घूम करके यहां पहुंच गया है 1 सेकंड में, तो कितना कोण बनाया है, 1 सेकंड में कितना कोण बनता है वो कहलाता है कि वेग, और 1 सेकंड में कितना रेखीय विस्थापन होता है, इसको किसी लिखते हैं हम लोग एस से।
1 सेकंड में हुए देखी विस्थापन को, देखी वेग 1 सेकंड में हुए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग, कोणीय वेग का सूत्र पता ना, ओमेगा बराबर क्या होता है डी थीटा अपान dt। 1 सेकंड में कितना कोण आंतरित करता है कोई कण केंद्र पर, वो कहलाता है कोणीय वेग, ठीक है ना। कण यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ये कोणीय वेग हुआ। कोणीय वेग की डायरेक्शन क्या होती है, कोणीय वेग की डायरेक्शन क्या होती है, कोणीय वेग ऐसे घूम रहा है तो कोणीय वेग की डायरेक्शन क्या ऐसी होगी, ऐसा नहीं। जो कोणीय वेग सदिश राशि है तो उसकी डायरेक्शन निकालने का कुछ नियम है, वो निकालते दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। और कैसे निकालते हैं, दाहिने हाथ को की उंगलियों को रखेंगे इस त्रिज्या के ऊपर और जिस तरफ घूम रहा है कण उस डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ेंगे और ऐसे, और अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वो होता है ओमेगा की डायरेक्शन। तो अगर ऐसे अगर रखा और इस डायरेक्शन में घूम रहा है कण, मान लो कण ऐसे घूम रहा है तो ऐसे रखेंगे, तो ऐसे रखा, उंगलियां कर्ल किया यानी मोड़ा, किस दिशा में, जिस दिशा में उसकी गति हो रही है, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा उसका कैसे तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो कोणीय वेग की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल समझो कि इसके तल के लंबवत इधर, ये नहीं दिखाएंगे तो ऐसे दिखा देते कि ऐसे घूम रहा है कोणीय वेग है, पर कोणीय वेग डायरेक्शन कैसे होगी ऐसे। अगर ये देखो, ये बिल्कुल हमने इसको खड़ा कर दिया है, ये इसका घूर्णन अक्ष है, तो घूर्णन अक्ष के दिशा में यानी घूर्णन अक्ष के समांतर होगी बाहर की तरफ, ये यहाँ पर डायरेक्शन होती है कोणीय वेग बाहर। मतलब कोई अगर ऐसे कोई कण घूम रहा है तो उंगलियों कर्ल करेंगे ऐसे, अंगूठा किस तरफ, नीचे की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी नीचे की तरफ। अगर ऐसे घूम रहा है कोई कण, ऐसे उंगलियों घुमाएंगे इस तरफ, तो अंगूठा की डायरेक्शन ऊपर तरफ, तो ऊपर तरफ डायरेक्शन होगी। यहाँ पर ऐसे घुमा रहे हैं तो इस तल के लंबवत बाहर तरफ, एक कण अगर नीचे तरफ घूम रहा होता ऐसे क्लॉकवाइज, तो उंगलियों घुमाते ऐसे, तो अंगूठा कैसी तरफ, अंदर की तरफ, तो उसके कोणीय वेग डायरेक्शन अंदर तरफ हो जाती है। ये तो कोणीय वेग की बात। अगर कोणीय वेग चेंज अगर हो रहा है, कोणीय वेग चेंज हो रहा है तो मतलब 1 सेकंड में बराबर कोण नहीं बना रहा है, कभी 10 डिग्री घूमता है 1 सेकंड में, उसका बाद अगले 1 सेकंड में जो है 20 डिग्री घूमा, अगले 1 सेकंड में 15 डिग्री घूमा। अगर वेग लगातार घटे या बढ़े तब कोणीय वेग परिवर्तन होगा, और कोणीय वेग परिवर्तन होगा तो कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब डिफिनेशन आप लिखेंगे कोणीय त्वरण की, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ये इसकी सिंपल परिभाषा है, इसका एक सिंबल भी है, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते सिंबल हो गया। सूत्र क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा जा सकता है। इसको अगर हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि अगर समय अगर बहुत कम है, सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं हम लोग, डेल्टा टी अगर बहुत कम है मतलब कितना हो, 0 के बराबर हो, लगभग 0 ना हो, 0 के करीब हो, तो डेल्टा टेंड्स टू 0, तो जो औसत कोणीय त्वरण है अल्फा, औसत कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को तात्क्षणिक कोणीय त्वरण कहते हैं। इसको लिख सकते हैं अल्फा इंस्टेंटेनियस कहते हैं इसको इंग्लिश में, उसको अल्फा इंस्टेंटेनियस का इसको सिंपल के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। ये लिखेंगे, फार्मूला बनाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा, या इसको लिख सकते हैं लिमिट इंस्टेंटेनियस बराबर लिखा जा सकता है डी ओमेगा अपॉन, इसको हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस कोणीय त्वरण की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये जरा ध्यान दो, नोट कर लो जरा, पहले भी बताते हैं।
कर लिया। कोणीय त्वरण का सूत्र हम लोगों ने ये लिखा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना त्वरण होगा वो लिखते हैं हम लोग डी ओमेगा अपॉन डी। तो मेन फार्मूला हो गया इसका तात्कालिक त्वरण का, यह लिखा और हम लिखते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा। समय जब बहुत ज्यादा हो, समय अंतराल बहुत ज्यादा हो तो औसत कोणीय त्वरण निकालते हैं। जब समय बहुत कम हो तब निकालते हैं तात्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। उसको लिखते हैं डी ओमेगा अपॉन dt से औसत को लिखा जाता है। ये समझो आप, ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जरा इसके मात्रा की बात कर लेते हैं। कोणीय त्वरण का मात्रा, अच्छा मात्रा बताओ क्या होगा इसका। ओमेगा का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड बटे सेकंड, तो क्या हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर ये मात्रक होता है इसका। इसकी विमा क्या हो जाएगी, कोणीय त्वरण की विमा यानी विमीय सूत्र। अब रेडियन के केवल तो विमा होती नहीं है, सेकंड की क्या हो जाएगी टी की घात माइनस, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। और कोणीय त्वरण पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं कोणीय त्वरण के बारे में। कोणीय त्वरण एक सदिश राशि, सदिश राशि। अब सदिश राशि है तो डायरेक्शन भी निकालना आना चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन निकालने का तरीका ये है कि ये दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करेंगे। तो जिस दिशा में वेग होगा उस डायरेक्शन में होगा, उसका अंगूठा उंगलियां घुमाएंगे तल के लंबवत बाहर अंगूठा आएगा, उसके विपरीत दिशा में घुमाएंगे तल के लंबवत अंतर डायरेक्शन आएगी। दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका जो कोणीय वेग है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर कोणीय वेग लगातार बढ़ रहा है, जैसे हम रेखीय वेग की बात कर रहे थे, रेखीय वेग अगर लगातार बढ़ रहा है तो जो स्पर्श रेखीय त्वरण है तो उसकी डायरेक्शन वेग की दिशा में होती है, घट रहा होता है तो उसके विपरीत दिशा में होती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमेशा है उसके घूर्णन अक्ष के अनुदिश। अगर वेग, इसका कौन सा वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग अगर बढ़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन कोणीय वेग की दिशा में होगी। अगर कोणीय वेग ऊपर तरफ है तो अगर वेग बढ़ रहा है तो जो कोणीय त्वरण है वो भी ऊपर तरफ होगा, अक्ष के अनुदिश ही होगा। और अगर वेग घट रहा होगा तो ओमेगा ऊपर तरफ है तो कोणीय वेग अंदर की तरफ होगा लेकिन रहेगा अक्ष के अनुदिश। तो अगर समझ में आया कि नहीं आया, मतलब अगर वेग बढ़ रहा हो, या जैसे मान लेते हैं जब धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही हो उसकी, जैसे वाले पंखा स्टार्ट करते हैं शुरू में तो उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ना स्टार्ट होती तो समझ जब स्पीड बढ़ रही हो उसकी, ठीक है ना, स्पीड बढ़ने वाला सब कोणीय वेग बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा तो उसका जो त्वरण जो कार्य करेगा जिसको हम लोग कोणीय त्वरण कह रहे हैं वो हमेशा होगा इस कोणीय वेग की दिशा में। कोणीय वेग दिशा किस तरफ होती है, अक्ष के दिशा में, तल के लंबवत या बाहर, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, डिपेंड करता है किस दिशा में घूम रहा है, ठीक है। और अगर उसका वेग अगर घट रहा हो, यानी पंखा बंद करते समय उसका वेग धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है, घटता है, इसका मतलब उसका कोणीय वेग घट रहा है, इसका उसकी जो कोणीय त्वरण डायरेक्शन होती है वो वेग की, कोणीय वेग की दिशा के विपरीत। अगर कोणीय वेग बाहर तरफ लगा है तो अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन। क्लियर हो गया, तो ये इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, कोणीय त्वरण की डायरेक्शन किस तरफ होगी, समझ आ गया। तो ये तो बात थी कोणीय त्वरण की। अब जरा दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो हमको ज्ञात करना है, तो हेडिंग लगाएंगे रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध।
रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण कौन से लेंगे यहाँ पर संबंध निकालने के लिए? एक ही होना चाहिए, स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है ना। दो तो रेखीय त्वरण दोनों है, एक भी है और इसीलिए दोनों रेखीय त्वरण कहलाते हैं। लेकिन रेखीय त्वरण कौन से लेंगे हम? स्पर्श रेखीय त्वरण। जो अवकेय त्वरण होता है उसका कोणीय त्वरण से कोई संबंध नहीं है, समझ आ रहा है? उसको वो संबंध आप तुम्हें ज्ञात करना है। जब है नहीं संबंध तो ज्ञात क्या करेंगे? और तथा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण मतलब अल्फा में संबंध, ये आप जरा ज्ञात करना है। बहुत आसान है ज्ञात करना। कोणीय त्वरण की जो परिभाषा से हम लोग सूत्र जो लिखा है, कोणीय त्वरण की परिभाषा से हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर बी ओमेगा अपान, यानी अगर dt समय में किसी कण का कोणीय वेग डी ओमेगा का बदलता है तो उस कण का जो कोणीय वेग, कोणीय त्वरण होता है वो अल्फा बराबर डी ओमेगा अपान dt लिख देंगे। परिभाषा में सूत्र आया है। अगर कोई कण है, कोई भी कण, मान लो कोई बॉडी घूम रही है, उस बॉडी का कोई एक कण, वो बॉडी किसी भी आकार की हो सकती है, मान लो हम ऐसे बनाते हैं, कोई बॉडी कुछ इस तरीके की है ऐसे, और हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, यानी इसका जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है। और इस कण को ऐसे घुमाया तो इसमें बहुत सारे कण होंगे, ये तुम्हारा उसका अक्ष हो गया, इसको हम इस तरीके से इसको घुमा रहे हैं, इसका एक्सेस हो गई। इसका कोई कण है यहाँ पर जिसकी दूरी है गुणन से r, और उस कण का जो रेखीय वेग है, जो चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर तो लगा रहा नहीं है, सेमी सर्कुलर मोशन में घूमेगा ये कण, उसका वेग है v, हमारा वेग उसका v है। तो इस कण का कोणीय वेग कितना होगा? कोणीय वेग कितना होगा ये जानते। कोणीय वेग तो हर कण का बराबर होता है, ऐसा नहीं कि कण बदल जाने से उसका कोणीय वेग बदल जाएगा, हर कण का कोणीय वेग बराबर। तो अगर कोई कण मान लेते हैं, यदि पिंड के किसी कण की घूर्णन अक्ष से दूरी, किसी कण की, यदि किसी पिंड के किसी कण की घूर्णन से दूरी r तथा रेखीय वेग तो हर कण का अलग अलग होगा, यहाँ कण लेंगे उसका रेखीय वेग अलग होगा, क्योंकि रेखीय वेग का सूत्र जानते हैं ना, v इक्वल टू होता है r ओमेगा। ये तो होगा ना, ये तुम लोग रिलेशन पढ़ चुके, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ये आप लोग सर्कुलर मोशन में ये रिलेशन हम लोग याद किया है, इसका यूज हम लोग करेंगे। अगर किसी पिंड का जो घूर्णन गति कर रहा है पिंड, तो यदि पिंड के किसी कण की घूर्णन से दूरी r तथा रेखीय वेग v है, तो उस कण का कोणीय वेग कितना हो? कोणीय वेग, उस कण का कोणीय वेग यानी ओमेगा कितना हो जाएगा? इस वाले फॉर्म निकाले, ओमेगा सूत्र क्या हो जाएगा? v अपान r। ये लिख सकते हैं, इसको आगे क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए फर्स्ट, इसको डाल लेते हैं सेकंड। ये जरा ओमेगा की वैल्यू वहां लगा दो एक नंबर में, ओमेगा का मान समीकरण 1 में रखने होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा d अपान dt, लिख सकते हैं v अपान, ठीक।
तो मेरा वैल्यू v अपॉन r लगा दी हमने। ये r तो किसी पर्टिकुलर कण का जब घूमेगा तो इसका r तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये रिजिड बॉडी की बात है, ठीक है ना, जड़ पिंड फिर नहीं रह जाएगा। तो ये जो इस कण की जो बात हो रही, तो r तो जो पूरा चक्कर लगाएगा तो r तो हर जगह फिक्स रहेगा, r तो चेंज होगा नहीं। तो r नहीं चेंज होगा तो इसको हम अवकलन के बाहर कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन r dv अपॉन, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर dv अपॉन dt लिख सकते हैं तो dv अपॉन जो dt होता है वही तो हमारा होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि ये जो dv अपॉन dt किसके कारण आया है, उसके परिमाण के चेंज होने के कारण आया है। हैं at इक्वल टू r एल्फा, ये फार्मूला है। जनरली हम लोग at लिख करके रेखीय त्वरण को a से लिख देते हैं, मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। a इक्वल टू r एल्फा भी लिखा होना, इसको दिक्कत नहीं, लेकिन a को आपको जानना है ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रेखीय त्वरण है। लेकिन रेखीय त्वरण दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़े हैं, एक अवकेंद्र त्वरण, एक स्पर्श रेखीय त्वरण। तो ये स्पर्श रेखीय त्वरण होता है। तो में इसका सिंपल इस तरीके से लिखना ज्यादा आसान है, लेकिन किताबों में a ही लिखा रहता है, a इक्वल टू r एल्फा। या अगर इसका वेक्टर रूप अगर लिखना चाहें, वेक्टर रूप, इसका वेक्टर रूप जो होता है वो लिखा जाता है a वेक्टर इक्वल टू एल्फा वेक्टर क्रॉस r। जब भी कहीं अगर कहीं वेक्टर रूप लिखा हो तो एल्फा क्रॉस r वेक्टर ही आपको लिखना है, r क्रॉस एल्फा वेक्टर नहीं लिखना। ये इसका वेक्टर रूप हो गया। इस तरीके से ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, a इक्वल टू r एल्फा। ये देखिए तो पूरे कोण में संबंध होता है, और ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है यहाँ पर। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच जो रिलेशन होता है वो इस वाले से ही मिलता जुलता है। कोणीय वेग में अगर दूरी का गुणा कराएंगे, त्रिज्या गुणा कराएंगे तो रेखीय वेग, कोणीय त्वरण में अगर त्रिज्या गुणा कराएंगे तो रेखीय वेग आता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे अगर हम कोणीय विस्थापन है उसमें अगर हम त्रिज्या गुणा कराते हैं तो क्या आता है, उसका रेखीय विस्थापन। ये तो आता है रेखीय विस्थापन। क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो यहाँ से कोई कण चला और यहाँ पहुंच गया, तो उस समय ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है s, रेखीय विस्थापन, ठीक है ना। कितना कोण घूमा वो होता है कोणीय विस्थापन, और ये उसकी है त्रिज्या। इतना आपको जानना है दोनों के रिलेशन में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।